नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस देश भर में कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जो सीटें खाली हुई थी या अन्य कारणों से जो सीटें खाली हुई थी विधानसभा की, उस पर चुनाव चल रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 2 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव चल रहे हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार की क्यों है? बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले दोनों ही गठबंधन के लिए सबसे बड़ा टेंशन का कारण बने हुए हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के साथ साथ AIMIM और बसपा भी पूरी तरह से अपने जोड़ लगा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि दोनों ही गठबंधन के वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंधमारी हो रही है। खास करके अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के परम प्रिय मित्र या उनके करीबी कहे जाने वाले 2 लोग अपनी अपनी पार्टी बना करके और नीतीश कुमार के विरुद्ध मुहिम में लग गए हैं। एक प्रशांत किशोर, जो पिछले ही महीने उन्होंने पार्टी बनाई और नीतीश कुमार के विरुद्ध कह लीजिए या फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन के विरुद्ध उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं चारों सीट पे। इसके साथ साथ RCP सिंह ने भी अपनी पार्टी बना ली है और वो भी आने वाले 2025 के चुनाव के लिए भारी टेंशन देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है, पार्टी बनाने के दिन ही कह दिया था। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं 140 सीटें तो अभी कंफर्म कर दी है RCP सिंह ने। और खास करके अगर देखा जाए तो इन 4 सीटों के समीकरण में दोनों बड़ा फिट बैठ रहे हैं। इसके अलावे एनडीए और इंडिया गठबंधन के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो नीतीश कुमार जितना परेशान है और नीतीश कुमार के कारण एनडीए गठबंधन के अन्य घटक दल परेशान होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन या इंडिया गठबंधन कह लें, उसमें भी कम नहीं है। कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के और न्यायालय के फैसले को लेकर के एक बड़ा वर्ग, बड़ा जातीय समूह जो लगातार दोनों ही तरफ से विरोध कर रहा है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, वो निकल करके अब बाहर आ गया है, एक विकल्प की तलाश कर रहा है। और उस विकल्प में कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक जो है छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन से। ये है पान समाज। पान समाज के मुखिया और पान समाज को एकजुट करने वाले इंजीनियर IP गुप्ता लगातार बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। हाको रथम पान के माध्यम से हो या अपने समाज को एकजुट करने के लिए हो। आज भी जब हम ये खबर कर रहे हैं तो वो मुजफ्फरपुर में रैली कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं हर तरह का जो तैयारी चाहिए वो आने वाले चुनाव के लिए IP गुप्ता कर रहे हैं, क्योंकि उनके समाज को SC से बाहर कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी बात है। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को भी अंततः उपचुनाव में चुनावी समर में कूदना पड़ा। कल ही उन्होंने इसमें छलांग लगाया और छलांग अकेले नहीं लगाया, बल्कि एनडीए के घटक दल के सभी लोगों को लाया। खास करके चिराग पासवान को अपने साथ मंच पर खड़ा करके उन्होंने गेम को बदलने की कोशिश की। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सुरेंद्र यादव का किला ढाना नीतीश कुमार के लिए एक बहुत मुश्किल, टफ और जरूरी काम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जिस तरह का जातीय समीकरण है या अन्य समीकरण को अगर देख लिया जाए तो पूरी तरह से नीतीश कुमार इस लड़ाई में अलग थलग नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के उतरने से यह कहा जा रहा था कि इस लड़ाई में प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल और खास करके अगर देखा जाए तो सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ सिंह को डैमेज करेंगे। लेकिन यहां समीकरण फिर से उलट गया है। रातों रात जिस तरह से कुशवाहा और चिराग पासवान की भूमिका बड़ी हो गई है, वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन ने भी एक बड़ा दांव खेला है और ओसामा साहब को पिच पे उतार करके उन्होंने धुआंधार बैटिंग करने की बात कहीं ना कहीं विपक्षी टीम को बता दी है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ के जो समीकरण है वो समझना बहुत जरूरी है। यहाँ कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, ये आपको देखना और समझना पड़ेगा। क्योंकि जब यहाँ बात करते हैं तो SC जो दलित समाज है उसका वोट बैंक जो है वो यहाँ अच्छा खासा इन्फ्लुएंस करता है। 50,000 की इनकी संख्या है।
तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कोयरी और डांगी समाज के लोग यहाँ 25,000 हैं, यानी दोनों मिलाकर के लगभग 75,000 हो जाते हैं। और नीतीश कुमार का इसमें वोट बैंक जोड़ लीजिए, जीतन राम मांझी का वोट बैंक जोड़ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट जोड़ लीजिए, तो ये सब मिलाकर के कहीं ना कहीं बनिया समाज का वोट, जो कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, 10,000 है। ब्राह्मणों की, सवर्णों की संख्या यहाँ सब मिलाकर के लगभग 40 से 45,000 के आसपास है। तो वहीं गैर यादव ओबीसी, माफ कीजिएगा, गैर यादव ओबीसी 20,000 हैं यादवों को छांट करके, तो ईबीसी की संख्या 10,000 है। ऐसी स्थिति में ये लड़ाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है कि यहां यादव और मुस्लिम मिलकर के 1,35,000 अकेले हैं, और यही कारण है कि 6-7 बार से सुरेंद्र यादव यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब हम ये बात जो कह रहे हैं कि यहां की लड़ाई को कहीं ना कहीं पूरी तरह से दिलचस्प बना दिया गया है, और एक बात तो साफ निकल रही है कि सुरेंद्र यादव का किला ढहाने के लिए प्रशांत किशोर ने कमर कस लिया था, लेकिन अचानक से पूरा गेम जो है वो बदल दिया है उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की एंट्री ने। ये दोनों अगर नीतीश कुमार का पूरे मन से मदद कर देते हैं या वहां की जनता को, अपने वोटरों को सही ढंग से गाइड कर देते हैं, तो एक बात मान के चलिए कि पूरी तरह से ये लड़ाई त्रिकोणीय की जगह पर सीधी लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहां मनोरमा देवी की जीत सुनिश्चित हो सकती है। लेकिन चुनाव प्रचार थमने के 48 घंटे पहले जिस तरह से माहौल बनाया गया, उस माहौल में ओसामा साहब की एंट्री करा करके मुस्लिम समाज के वोटों को एक जगह करने की बात की गई। वहीं प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था, वो भी आपको पता होगा। प्रशांत किशोर ने साफ तरीके से कहा था कि 4 सीटों के उपचुनाव में कई सीट ऐसे हैं जहां मुस्लिम समाज की अच्छी खासी संख्या है और वो जीत हार में अपनी भूमिका निभाते हैं, कहीं 20,000, कहीं 25,000, तो कहीं कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या जो है वो 65 से 70,000 के बीच में बेलागंज में है। इसलिए सभी ने निर्णय किया, सारे मुस्लिम समाज ने बैठ करके निर्णय किया कि हम बेलागंज में चुनाव लड़ेंगे, और वहां आपने देखा होगा कि उम्मीदवार बदलने की जरूरत भी पड़ी थी जनसुराज को। तो वहीं एमओआई समीकरण की नाव पर सवार होकर के सुरेंद्र यादव अपने पुत्र विश्वनाथ यादव को जिताने के लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं, और वहीं तेजस्वी यादव ने भी इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। यानी कि यहां की लड़ाई जनसुराज और महागठबंधन के बीच थी, लेकिन इस लड़ाई में जो एक बड़ा अंतर पैदा कर रहे हैं वो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा पैदा कर रहे हैं। अगर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पूरी तरह से चल गई तो यहाँ मनोरमा देवी 20 पड़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन 13 तारीख को जब वोट करने बेलागंज की जनता निकलेगी तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। उन सवालों में से कौन सा सवाल सटीक बैठता है, किस सवाल पर वो जाकर के ठप्पा मारते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो ये बात पता चलेगा कि क्या वाक ओवर दिलाने में नीतीश कुमार को ये दोनों सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।